तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। कल जो था एक थ्योरेटिकल पोर्शन था। मे बी शायद आप सब लोग उसमें थोड़ा बोर हो गए। लेकिन आज जो हम सीधा चार्ट्स पर जाएंगे और ये एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट हम प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक हम कैसे चूज कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो हमें उस चीज़ के लिए चाहिए वो हम कैसे एक अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आखिर है क्या। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो उसके थ्रू हम प्राइस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट मतलब कि अगर कोई टेक्निक प्राइस है वो इस तरह से बार्स उसके ऐसे 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 तो ये इस तरह से आता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है ये तो वो कौन सा पॉइंट है कि जहां से उसका पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है या फिर कहाँ तक जा सकता है। ये सब एक किसी भी स्टॉक का ट्रेंड फाइंड करना, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना, सप्लाई जोन क्या है, उसका डिमांड जोन क्या है, उसमें कितना पोटेंशियल अभी है, वो अप साइड या डाउन साइड या वो किसी अभी रेंज में फंसा हुआ है। ये सब चीज़ जो है एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के लिए टेक्निकल एनालिसिस जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काम कैसे करता है। टेक्निकल एनालिसिस में जो हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको पास्ट का डेटा चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू हम जो है फाइंड कर सकते हैं कि इसका, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्राइस जब यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये बार बार यहाँ पे जो है एक डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है। और जब जब प्राइस जो है वो इसके पास आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पे ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये सिंपल एक प्राइस हम देख रहे हैं, एक नॉर्मल कोई सा भी हमने स्टॉक दिखाया तो इसमें देख रहे हैं कि प्राइस के एक्शन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पास्ट डेटा देख करके कि कहाँ पे उसका डिमांड जोन है या कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है। तो उसके कहाँ से आकर के उस स्टॉक में एक पॉसिबल रिवर्सल या पॉसिबल करेक्शन आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, वो हम जज कर सकते हैं। एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि किस हद तक हम सही हो सकते हैं या फिर किस पॉइंट पर हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो ज़्यादा अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड का मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं 10 पॉइंट लेने के लिए स्टॉक में एंट्री लिया हूँ, कोई ट्रेड लिया हूँ, तो मैं कितना अपना पैसा रिस्क पे लगा रहा हूँ। अगर मैं 10 रुपये अपने रिस्क पे लगा रहा हूँ तो मैं अपना रिवॉर्ड जो है वो अराउंड 20 रुपीज़ के आसपास रखूंगा। हम डबल रखते हैं, अगर आप 1 to 1 भी रखते हैं तब भी कोई खास दिक्कत नहीं है। तो एक एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में ये फर्स्ट स्टेप है कि आप हिस्टोरिकल डेटा को देख करके उसके डिमांड जोन और सप्लाई जोन यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब जब ये स्टॉक यहाँ आया तो आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम ये कितना हाई है। जब ये ऊपर गया तो वॉल्यूम उतना नहीं है कंपैरिजन, इन कंपैरिजन जो यहाँ वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम ये इस पॉइंट पर नहीं है जो इस प्राइस को ऊपर लेके गया। तो यहाँ पे हमारे मन में डाउट आना चाहिए कि इस प्राइस मूवमेंट को वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये एक फेक ब्रेकआउट, जो इसने ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे जो उसने ये ब्रेक करा था, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता था जो कि ये वापस से रिवर्स हो गया। तो इट मीन्स हमारा ये वॉल्यूम एनालिसिस जो था इस पे वो सही बैठा था कि ये ब्रेकआउट जो है वो अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर जाता तब हम इसमें एंट्री करते। इसी तरह से जब वापस ये यहाँ आया, फिर आप देखिए कितना हाई वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आया इसका। जब वॉल्यूम यहाँ था, वापस से इसे दे करके ऊपर गया, यहाँ आया, फिर यहाँ भी इसका वॉल्यूम कम था। अब चूंकि हम जानते थे कि यहाँ पे भी एक बार आकर के स्टॉक रिवर्स हो चुका है,
तो हम सेम पॉइंट पे जब ये यहाँ आया था तो हम यहाँ पे सावधान रहेंगे कि पहले वेट कर लें कि इस पॉइंट पे आकर के प्राइस जो है किस तरह से बिहेव करता है। क्या ये यहाँ से ऊपर जाता है या ये वापस नीचे करेक्ट होता है, और अगले ही दिन इतना बड़ा गैप डाउन होता है। तो प्राइस और वॉल्यूम, इन दोनों को मिलाकर के हम एक अच्छा प्रोबेबिलिटी के साथ जज कर सकते हैं कि जो प्राइस में मूवमेंट आ रहा है जिस भी डायरेक्शन में, वो सस्टेनेबल है या नहीं है। जो चार्ट्स हैं, अब इसमें सपोर्ट ये आ गया, रेजिस्टेंस हमारा ये आ गया। जैसे ही ये सपोर्ट तोड़ता है, अगली बार ये पॉइंट जो है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। जो अब तक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। कहने का मतलब प्राइस जैसे यहाँ से यूं नीचे गिरा तो एक बार यहाँ पे आकर ये रुकेगा जरूर, होल्ड जरूर करेगा इस पॉइंट पे आकर के। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने कहीं भी इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे अपना एंट्री कहीं ली है, तो आप एक बार जब ये स्टॉक यहाँ आए तो उस पॉइंट पे अपना प्रॉफिट एक बार जरूर बुक कर लें या हाफ क्वांटिटी बुक कर लें, और फिर यहाँ पे वेट करें कि ये ब्रेकआउट देता है कि नहीं देता है। अब जैसे कि अगला जो यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो अराउंड ये था, और आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट उसी के पास आकर के अभी ये होल्ड कर रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि एचडीएफसी जो है वो इस पॉइंट पे आके कल जो है कम से कम यहां तक आएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट है नियरेस्ट वो अराउंड ये है। यहाँ पे आता है, वेट करता है, टाइम स्पेंड करता है, और फिर इसको ब्रेकआउट यहाँ देना चाहिए, और नेक्स्ट जो इसका टारगेट यहाँ पर रहेगा वो अराउंड ये जो स्विंग बन रहा है, ये इसके अराउंड ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर ये यहाँ से कल सपोर्ट लेकर के कल में अगर यहाँ से जाता है तो ये आपका टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। साथ साथ चलिए देखिए, इसका हाथकर स्टॉक का एनालिसिस भी हो गया। अब किसी भी स्टॉक में ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं? ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए प्राइस बेस हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं जिसको पॉपुलरली जानते हैं हम लोग मूविंग एवरेजेस के नाम से। मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस पहले से ऐड कर रखे हैं। मैं जैसे एक ऐड करता हूँ 55 दिन का। ये 55 दिन का मूविंग एवरेज है। 55 दिन का मतलब है यहाँ पे कि इसमें इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर पर्टिकुलर इस पॉइंट पर जो प्राइस है, जो येलो लाइन है 55 डे मूविंग एवरेज, इस पे जब ये प्राइस आया है, इसका मतलब है कि आज, और टाइम फ्रेम में इसका एक्सप्लेनेशन को इजी करने के लिए, आपको समझाने के लिए, इजी करने के लिए मैं टाइम फ्रेम इसका डेली में ले लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पॉइंट है, जब प्राइस यहाँ से पूरा ये मूव करता हुआ यहाँ आया है, इसका मतलब ये है कि आज इस दिन पर्टिकुलर, जैसे ये दिन जो है मेरे ख्याल से एक 1 फेब है, फर्स्ट फेब को जब ये प्राइस पूरा ये घूमते हुए यहाँ पर आया, इसका मतलब है कि सेम पिछले 55 दिन का एवरेज, यानी आज से 55 दिन पहले अगर किसी से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है कि वो बाय नहीं कर पाया था, तो आज 55 दिन बाद प्राइस वापस अपने उसी एवरेज पे आ गया है, जिस जो एवरेज उसका आज से 55 दिन पहले था। आप मेरी बात को समझ, ये प्राइस जो है पिछले 55 कैंडल का, कैंडल कौन सा, जैसे मैंने टाइम फ्रेम डेली चूज कर रखा है, तो एक कैंडल एक दिन को डिफाइन कर रही है यहाँ पे। तो मूविंग एवरेज है 55 डेज का। इसका मतलब इस प्राइस, जब भी प्राइस इस लाइन पर आ रहा है, वो मतलब है कि वो प्राइस पिछले 55 कैंडल, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारा डेली है, इसका मतलब पिछले 55 दिन का जो एवरेज है प्राइस का, आज हमारा प्राइस वापस उसी पर आ गया है। और जब भी प्राइस इतने बड़े मूविंग एवरेज पर आता है अपने आप को एवरेज करने के लिए, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उस मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले ले। और आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि जब प्राइस यहाँ मूव करते हुए यहाँ तक आया, तो ये अपने आप को एवरेज करा और यहाँ से फिर भाग गया। फिर यहाँ पे इधर आया,
इसने हल्का हॉल्ट करा, ब्रेक डाउन करा, वापस आया और फिर इधर से ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया। अब मैं जो है वो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ, 21 दिन का, 55 दिन का, 144 और 233। ये क्यों, वो मैं आपको अभी ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ कि ये 21, 55, 133 एंड 244, 144 एंड 233, ये सारे फिबोनाची नंबर होते हैं। फिबोनाची नंबर एक मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं। पॉसिबल करेक्शन की अगर हम रेशियो निकालते हैं, फिबोनाची का अलग कॉन्सेप्ट है इसका, कि जब भी प्राइस इतने दिन के मूविंग एवरेज पर आता है तो वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। आप देखते हैं जैसे ये प्राइस इधर आया, ऐसे यहाँ पे इसने सपोर्ट ले गया, फिर इधर आया, जैसे इसने 55 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करा, उसके बाद नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट था वो उसने 144 डेज का जो मूविंग एवरेज था उसने वहां अपने आप का सपोर्ट लिया और फिर वहां से ऊपर वापस भाग गया। फिर इस तरह से आया और अपने 233 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेकर के फिर यहाँ से अब ऊपर जा रहा है। अब मूविंग एवरेजेस का मोटा मोटा हम अगर देखें बड़े टाइम फ्रेम पर, इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, तो हमको यहाँ पे क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, एक मोटा मोटा ट्रेंड, कि अभी ये स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है का मतलब कि अगर हमारा प्राइस ये करेक्ट होता है, अगर यहाँ तक आया है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस पॉइंट पर हम बाय करें, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज या 233 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ उसके पास आ रहा है। और जैसे कि इसमें यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास ये सपोर्ट ले चुका है और अभी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी, अगर मिस कर गए हैं। अभी भी इसमें मुझे तो लगता है खैर पोटेंशियल है अभी, क्योंकि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड इस लेवल के आसपास है। अगर ये यहाँ पे क्रॉस करता है इसको, तो नेक्स्ट स्विंग जो है वो आपका टारगेट ये बन जाता है। इसके बाद, और चूंकि वॉल्यूम भी अभी ठीक ठाक है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, मूविंग एवरेजेस भी प्रॉपर दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं कि अप ट्रेंड में है, अभी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर जो मोमेंटम इसका दिखाता है वो है आरएसआई। ये सारे इंडिकेटर्स मेरे में तो जैसे मैं ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखे थे। इंडिकेटर्स ऐड कहाँ से करते हैं, ये आप इंडिकेटर में गए, यहाँ पे आप टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज नाम से आपको कई सारे दिखा देगा। यहाँ पे आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लीजिएगा, एक्सपोनेंशियल आप लेंगे तो एक मूविंग एवरेज भी उस तरह से ऐड कर देगा। यहाँ पे अब मैं इसको आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से ये वाला जो है आपको आरएसआई दिखाई देगा। ये मैं अभी इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरा पास ऑलरेडी आरएसआई मेरा खुद का एडिड है। Sorry. मैंने अपने आरएसआई को थोड़ा इसकी सेटिंग्स में चेंज कर रखा है। सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या चेंज कर रखा है इसमें। इसमें जो इसका स्टाइल में अपर और लोअर लिमिट है, ये बाय डिफॉल्ट 30 और 70 आती है। 70 अपर लिमिट में, 30 लोअर लिमिट में। मैंने दोनों में 50 कर दिया है और इनपुट में अपना 40 लेकर चलता हूँ। 40 लेंथ का 40 मतलब है कि पिछले 14 कैंडल का जो स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, वो ये प्लॉट करेगा ग्राफ पे। अब 14 कैंडल का मतलब अगर आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो यानी पिछले 14 दिन का जो मोमेंटम है ये पूरा कैलकुलेट करके वो ग्राफ पे प्लॉट करेगा। अगर आप आवरली देख रहे हैं, 5 मिनट का देख रहे हैं, 5 मिनट का मतलब एक कैंडल 5 मिनट को दिखा रही है, यानी पिछली 14 5 मिनट की कैंडल का जो स्ट्रेंथ है वो ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेगा। तो आप समझ गए कि टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेजेस का कितना बड़ा इफेक्ट करता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम
मूविंग एवरेजेस उतने ज्यादा स्ट्रांगली काम करते हैं। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, पर अभी अप ट्रेंड में दिख रहा है, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मे बी शायद ये एक डाउन ट्रेंड में हमको देखने को मिले। देखिए ये शॉर्ट टर्म में अभी कुछ दिनों पहले तक ये जुलाई में एक डाउन ट्रेंड में आ गया था, और जबकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं इसको, तो ये जुलाई में डाउन ट्रेंड में था ही नहीं। क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो आपको उतना क्लियर, लंबा आपको एक ट्रेंड बताएगा कि लॉन्ग रन में वो ट्रेंड कैसा है। 1 मिनट दीजिएगा। ये देखिए, ये पूरा डेली टाइम फ्रेम में कभी ये नेगेटिव जोन में आया ही नहीं, ये कभी डाउन ट्रेंड में आया ही नहीं। एक छोटे मोटे करेक्शन जरूर रहे, लेकिन करेक्शन से अगर आप इन्वेस्टिंग में यही फायदा होता है। ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा, और इंट्राडे तो मैं सबसे मना करूंगा। जो मेरे साथ इस कोर्स के साथ चल रहे हैं, इस सीरीज के साथ चल रहे हैं, जब तक ये सीरीज खत्म ना हो जाए, ये तब तक आप बिल्कुल इंट्राडे बिल्कुल मत करिएगा। और बिना स्टॉप लॉस के साथ करेंगे तो यकीन मानिए एक दिन में रोड पे आ जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। इंट्राडे नहीं करना है, करना है तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना है। मार्जिन का यूज नहीं करना है, जितना कैश है उतने में करना। और पहले सीख लो, समझ लो, पढ़ लो, उसके बाद ही एंटर करना। अगर एंटर किसी स्टॉक में अच्छे कर भी रहे हो तो इन्वेस्टिंग पर्पज से करो, और पूरी 100% कैपिटल कभी मत लगाना। जितनी कैपिटल है उसका 20% लगाओ, वहां से अगर ऊपर जाता है तो फिर उसको छोटा छोटा अमाउंट ऐड करते हुए चलो। अगर नीचे जा रहा है तो कभी एवरेज मत करो उसको। फिलहाल वापस हम कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आरएसआई जो है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। वो एक किसी स्टॉक का मोमेंटम दिखाता है कि इसमें मोमेंटम अब आने वाला है नहीं आने वाला है। जिस तरह से मैंने सेटिंग चेंज करी थी, मैंने अपर और लोअर लिमिट 50 पे सेट कर दिया था। अब ये है कि जब भी मेरा प्राइस आरएसआई 50 से ऊपर निकलता है, वो स्टॉक मेरे लिए एक मोमेंटम में आ जाता है। मतलब मेरे लिए इंडिकेट करता है कि वो अब स्टॉक मोमेंटम में आ रहा है, उसको आप एंट्री के लिए चेक कर सकते हैं। तो ये एक, जैसे ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आया था यहाँ, उस समय आरएसआई अराउंड 35 के आसपास था। तो वैसे तो ये ओवरसोल्ड जोन में था, एक अच्छा बाइंग बन सकती थी। और चूंकि अभी मूविंग एवरेज के पास डेली टाइम फ्रेम पर आ भी रहा था, तो मैं इसको एक छोटी अमाउंट 20% कैपिटल यहाँ पे एंटर करता। और जैसे ही ये एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन या ऑलरेडी उसको ब्रेकआउट कर चुका है, नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर है। जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो मैं अपनी बाकी कैपिटल इसमें ऐड करता हुआ चलूंगा। तो आरएसआई आपको मोमेंटम दिखाता है, जब तक ये 50 के ऊपर है, 50 के ऊपर चल रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। डेली टाइम फ्रेम वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऊपर चलता रहेगा। और जहां इसने डेली टाइम फ्रेम पे या फिर जो भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, अगर ये 50 के नीचे आता है तो उस स्टॉक में एक वीकनेस आ जाती है। जनरली इसमें लोगों का आइडिया रहता है आरएसआई से रिलेटेड, कि अगर 30-20 आरएसआई आ गया तो वो ओवरसोल्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा बिकवाली उसमें आ चुकी है, अब उसमें बाइंग आनी है। और अगर वो 70-80 के आसपास चल रहा है तो वो ओवरबॉट है, बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। अब वो कभी भी नीचे आ सकता है, उसको बेच 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 के चलो, प्रॉफिट बुक कर लो। जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अपने पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि जब भी आरएसआई 70 से ऊपर निकलता है, उस स्टॉक में असली मोमेंटम तभी आता है। जैसे कभी भी आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे स्टॉक यहाँ पे 70 से ऊपर निकला, 60 से ऊपर, 70 के आसपास, आप देखेंगे हर बार जैसे यहाँ था, यहाँ भी आप देखोगे ये ये सब 60-70 जोन है। कॉपी मतलब बुकिश नॉलेज के अनुसार 60-70 पे ओवरबॉट होता है। और लेकिन जब जब भी 70 के आसपास आया, 80 के आसपास आया, स्टॉक में असली मोमेंटम तभी हुआ है। ये जब जब आरएसआई 50 से ऊपर रहा और 60-70 के पास आया, देखिए वापस से बीच में आया है इधर। जब वापस से 50-60 के आसपास आ गया यहाँ पे, तो फिर से स्टॉक एक रेंज बाउंड हो गया। लेकिन जब जब ये वापस से 60 के आसपास गया है, तो हमेशा इसने एक अच्छा मोमेंटम करा है ऊपर की तरफ। ऐसे ही अगर ये स्टॉक
40 से नीचे 30-20 के आसपास आ जाए, तो उस मोमेंटम में बाइंग जो है आप थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि वो स्ट्रेंथ, वो ये स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसका इंडिकेटर का नाम ही है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। 20-30 पे आने का मतलब है उसमें स्ट्रेंथ जा चुकी है। वो स्टॉक अब ऊपर की तरफ मोमेंटम करने के लिए अब टाइम लेगा, अब इतनी जल्दी वो ऊपर नहीं जाने वाला। जब अगर आपको बाइंग करनी है तो थोड़ा रुक के चलो, उसको थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने दो ना। जब वो RSI अराउंड 50 से ऊपर निकले तब उसमें सोचो, तब तक वेट करो। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कई जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसे ही किसी में जंप करते हो मत चलो कि आज ही 10% नीचे गिर गया, 20% नीचे गिर गया, आज इसमें एंटर कर दो। अब और कितना गिरेगा? जो आज 20% गिरा है वो किसी वजह से ही गिरा होगा। उसमें तुरंत से ऐसा नहीं होता कि वो आज 20% गिरा, कल वो आपके लिए 15% ऊपर भाग जाएगा। तो कोई अगर गिरा है तो थोड़ा वेट करो, उसका प्राइस एक्शन 2-4 दिन देखो, कहाँ उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। हिस्टोरिकल डेटा चेक करो, RSI चेक करो, मूविंग एवरेजेस चेक करो कि किसी अपने स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज के पास तो नहीं आ रहा, कहीं अपने सपोर्ट के आसपास तो ट्रेड नहीं कर रहा। तब जाके वहां पे थोड़ा हमें पोजीशन बनानी है। ये ट्रेडिंग सेटअप के साथ मैं एक और इंडिकेटर यूज करता हूँ। वॉल्यूम मैंने आपको दिखाई दिया, वीवेप, वीवेप, फिबोनाची पॉइंट्स, बॉलिंगर बैंड। अब मैं एक एक करके आपको इस सबका कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। ये वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन लंबा समझ के इसको ऐसे स्किप मत करें, क्योंकि जो लर्निंग यहाँ पे मिलने वाली है ना, वो किसी कोर्स में 60-70 हजार 1 लाख रुपए कहीं दे दोगे। इससे अच्छा 60-70 हजार मार्केट में लेकर के आओ, दिमाग से ट्रेड करो, यहाँ सीख जाओगे अपने आप। वहां पे कुछ नहीं सिखाएंगे, वहां पे सब बुकिश नॉलेज ही देंगे वो लोग। यहाँ पे इंडिकेटर मैं यूज करने वाला हूँ वी वेब। इसका इंडिकेटर का मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। जब भी कोई स्टॉक, वीवेप जो है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये भी एक मूविंग एवरेज है, लेकिन ये वॉल्यूम को इंक्लूड करता हुआ चलता है। ये वॉल्यूम पे डिपेंड दिखाता है कि कितना वॉल्यूम आ रहा है। जब भी कोई स्टॉक अपने वॉल्यूम से, वीवेप से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे ही वीवेप से, जब भी कोई प्राइस किसी स्टॉक का अपने वीवेप को क्रॉस करे ऊपर चल रहा है, तो उसको हमेशा बाय करके चलना, उसको बेचना मत। देख लीजिए किस तरह से वीवेप को ऊपर जब तक चलता रहा ऊपर चलेगा, क्योंकि वो वॉल्यूम को एडजस्ट करते, वॉल्यूम को लेके चल रहा है। वो एवरेज प्राइस जो है वो वॉल्यूम को दिखाते हुए चल रहा है कि इसमें कितना वॉल्यूम अभी तक आ रहा है। ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करता है। और जब ये प्राइस इस वीवेप को नीचे तोड़ दे, नीचे आ जाए, तो उस समय कहीं बाय मत करना इसको। वेट करना बाइंग के लिए कि जब ये वीवेप को ऊपर जाएगा तभी हम बाय करेंगे। महंगा ले लो, लेकिन सस्ते के चक्कर में कि वो नीचे आ रहा है, नीचे आ गया, सस्ता मिल रहा है, फंस जाओगे। देखो जब तक ये वीवेप को ऊपर है ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये वीवेप का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड आप यहाँ पे सर्च करेंगे, बॉलिंगर बैंड पहला वाला। मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने खुद का जो ऐड कर रखा है, सिर्फ मैंने कलर चेंज करा, बाकी कोई सेटिंग इसकी चेंज नहीं करी है मैंने। बॉलिंगर बैंड जो है ये प्राइस के एक रेंज को दिखाता है, और ये बीच वाली जो लाइन है ये एक्चुअली 20 SMA है। 20 SMA मतलब 20 डेज का, या 20 पीरियड, सॉरी डेज नहीं, 20 पीरियड, पीरियड क्योंकि
हाँ, ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है ना आपके, कि आप कितने टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देख रहे हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो वो 20 SMA का मतलब है 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है, ये वो दिखा रहा है। ये 20 SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज। अगर जैसे जब तक प्राइस इस बॉलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर चल रहा है तो हमें हमेशा बाई करके चलना है। जब जब ये प्राइस इस बैंड को यहाँ मीडियन लाइन पे छुए, मीडियन पे, ये बीच वाली लाइन पे, तब ये आपके लिए स्टेशन है बोर्ड होने के लिए। जब यहाँ आए तब बाइंग ऑर्डर उस जो मीडियन लाइन है उस पे अपना बाय ऑर्डर लगा के रखें। प्राइस आएगा वहीं से उसे एग्जीक्यूट करा के वहीं से वापस चला जाएगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है किसी भी कंडीशन में, तो जो नियरेस्ट स्विंग है उसको अपना स्टॉप लॉस मानते हुए वहीं पे ट्रीट करना। अगर वहां से नीचे जाता है तो उसको एग्जिट कर दो, क्योंकि इस मीडियन के नीचे अगर निकलता है प्राइस तो हमें सेल करके चलना है, बाय करके नहीं चलना है। अब मैं इसका पिछला हिस्टोरिकल डेटा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दिखाएगा। जैसे देखिए, एक बार आप अगर वो अपना 20 SMA को ब्रेक कर देता है तो वो वापस से ये 20 SMA जो है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा उसका। ये वापस से प्राइस यहाँ आएगा, इसको ब्रेक कर गया, वापस ऊपर आया तो ये एज अ सपोर्ट लेगा, लेकिन यहाँ पे रुका, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, फिर ये ऐसे 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 ये, और एक बार वापस से करा, देखिए बार बार ये सपोर्ट लेता हुआ ये अब ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो बॉलिंगर बैंड एक रेंज दिखाता है। ये इस रेंज में यहाँ आया इतना, जब ये बैलून इसका जब इसका बैलून एक्सपेंड होता है, रेंज बढ़ जाती है। रेंज बढ़ जाती है मतलब कि अब इस रेंज में इस स्टॉक का प्राइस कहीं भी मूव कर सकता है, इस पूरी रेंज में। जैसे जैसे ये बैंड नैरो होने लगता है, इसका मतलब वो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट जब ये, अब ये इस पॉइंट पर जब ये बैंड बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है, तो इस पॉइंट पे जहां भी बैंड एक जगह ब्लास्ट करेगा, बैंड ब्लास्ट करना मतलब प्राइस जो है वो कैंडल उस बैंड के बाहर क्लोज हो जाए, जैसे यहाँ क्लोज हुई, तो वो उस बैंड से चिपकते हुए उस बैंड को, जैसे रबर बैंड है, हम उसको फिंगर से अपने स्ट्रेच करते हैं तो वो बैंड खिंचता हुआ चला जाता है। उसी तरह से ये प्राइस जो है कैंडल, ये उस बैंड को एक्सपेंड करती है और उसको खींचते हुए ऊपर तक लेके चली जाती है। तो जहां ये बैंड है, ये उसका प्राइस उसके साथ भागता भागता हुआ चला जाएगा, और बार बार जब भी मीडियन लाइन पे आएगा ये वहां पे अपने आप को एवरेज करके फिर वहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो बॉलिंगर बैंड जो है आपको एक आइडिया देता है कि ये अपर बैंड जो है इसका, ये एज अ हमेशा रेजिस्टेंस काम करेगा, और लोअर बैंड जो है ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। तीसरा जो इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ वो है पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स आपको कैसे लगाने हैं मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इंडिकेटर में हम यहाँ पे गए, यहाँ पे आप टाइप करिएगा पिवट, पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड ही आता है। स्टैंडर्ड में ये क्या करेगा, आप इसके सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में यहाँ पे टाइप इसका आ रहा होगा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल हटा करके हमें यहाँ पे इसको फिबोनाची सेलेक्ट कर लेना है। फिबोनाची सेलेक्ट करने के बाद बाकी किसी पीरियड में कुछ चेंज नहीं करना है, सब एज इट इज रहने देना है, ओके कर देना है। अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, जो मेरा वाला फिबोनाची पिवट पॉइंट्स थे मैं इसको करता हूँ। ये देखिए, ये फिबोनाची पिवट पॉइंट्स जो हैं, ये पी जो है ये पिवट है इसका। पिवट मतलब कोई एक प्राइस जो है उसका एक मीडियन है, पिवट है, वो अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा पिवट पॉइंट। उसके ऊपर जैसे आप देख रहे हैं R1 R2, या नीचे S1 S2 S3, ये सब सपोर्ट है। कि अगर प्राइस अगर यहाँ तक नीचे आता है तो वो जो पिवट का एक लाइन बार बनी हुई है, प्राइस अगर वहां आ रहा है तो वहां सपोर्ट ले सकता है। या प्राइस अगर ऊपर जा रहा है R1 R2 के पास तो वहां से जाकर रेजिस्टेंस लेके वहां से करा के वापस नीचे आ सकता है। मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से वर्क कर रहा है।
इस दिन यहाँ पे प्राइस गया, इधर आया, पिवट के पास नहीं आ पाया, लेकिन ये देखिए S3 के पास इसने S1 तोड़ा, S2 तोड़ा, S3 के पास ये यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है। फिर ये S1 पर गया और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आप देखेंगे, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया इसने, वापस नीचे आया, ऊपर गया, और ये एक दिन नहीं, ये आप देखेंगे हर बार हर जगह ये बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस को बिल्कुल क्या कहना चाहिए इसको, मानता है। यहाँ पे प्राइस आया नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी S1 से सपोर्ट लेकर के ये उठ गया। यहाँ पे देखिए ये R3 पे आकर के लगातार इसने रेजिस्टेंस लिया, इसे ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद वापस R3 पे आकर के इसने सपोर्ट लिया, और अब देखिए आज के R1 के पास ये आके फिर से रेजिस्टेंस ले रहा था। आज के इस टेक्निकल एनालिसिस में हमने कई सारे इंडिकेटर्स को देखा, किस तरह से उसका यूसेज, कैसे हम एक अच्छा आइडिया लगा सकते हैं। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ इंडिकेटर्स लगाना, एक अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है उसमें आप किस तरह से अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं वो बताया है। क्या मूविंग एवरेजेस आप कितने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 इस्तेमाल करो, 8 इस्तेमाल करो, 1 इस्तेमाल करो, 2 इस्तेमाल करो। मोमेंटम इंडिकेटर, RSI यूज करो, MACD यूज करो, या फिर स्टोकेस्टिक यूज करो, कोई सा भी यूज करो। ये आप इंडिकेटर जब भी आप यूज करें, लगाएं, तो पहले आप लाइव ट्रेडिंग में नहीं जाएं, तो उसको कोई भी एक स्टॉक पकड़ लें, स्टॉक पकड़ने के बाद उसके पिछले महीने भर पहले के चार्ट्स जो हैं उसको देखें, किस तरह से हम अगर यहाँ होते बाय करते, कहाँ वो सपोर्ट ले रहा है, उस समय इंडिकेटर किस तरह से वर्क कर रहा था, इंडिकेटर हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये सब पिछले चार्ट्स को देख करके प्रैक्टिस करें उसको। इस सब में क्या होता है, कई जगह चार्ट्स जो है पैटर्न्स बनाते हैं, उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न होता है। मैं इसमें दिखाता हूँ आपको किस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी कि कुछ इस तरह से बनाएगा वो, ये ऐसे। तो ये इसकी नेक लाइन होती है। यहाँ पे मैं साफ इस पे आपको दिखा देता हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इसमें प्राइस कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बनाता है, और ये उसकी नेक लाइन है। जब प्राइस वापस से इतना पूरा फॉर्मेशन बनाने के बाद जब प्राइस यहां आता है, ये हमारी एंट्री पॉइंट होती है। या हम थोड़ा वॉच कर सकते हैं कि क्योंकि अक्सर प्राइस यहां से अब जब वापस जाता है तो वो इस सब को तोड़ते हुए बिल्कुल मोमेंटम करेगा, और अगर वो इसको ब्रेक करता है नीचे, ब्रेक डाउन, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन ये एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न जो आता है, दूसरा है कप एंड हैंडल। कुछ इस तरह से ऐसे बनाएगा वो। यहाँ पे बनाने के बाद क्या करता है वो, प्राइस जब इस पॉइंट पर आता है यहाँ पे, तो वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी चांसेस होते हैं कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कप एंड हैंडल इस तरह का फॉर्मेशन अगर कहीं बन रहा है, वो डब्लू पैटर्न होता है। डब्लू पैटर्न भी बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है कि डब्लू जिस चार्ट पे डब्लू बन रहा हो, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है कि इस तरह के चार्ट पर वो यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे देगा और ऊपर की तरफ ही जाएगा। इसी तरह सेम पैटर्न एम पैटर्न होता है कि अगर कोई प्राइस जो है वो एम की तरह पैटर्न बना करके वापस उस जगह आ रहा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो नीचे की तरफ जाएगा। इस एम पैटर्न को ही हम लोग डबल टॉप नाम से भी जानते हैं। डबल टॉप, इसमें प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, वापस उसी पॉइंट पे आता है और फिर नीचे आता है। जब अब इस बार जब वो दोबारा से आता है, तो अब तीसरी बार अगर टॉप बना रहा है वो, तो यहाँ पर चांसेस है कि वो ऊपर की तरफ जाएगा, वरना डबल टॉप या बटल डबल बॉटम में वो चांसेस हैं कि वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर जाए। तो ये सब पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि किस तरह से चार्ट्स
आइडेंटिफाई किए जाएं, किस तरह कितने तरह के चार्ट्स होते हैं, कई चार्ट्स होते हैं, पैटर्न्स बन सकते हैं, चैनल्स बनते हैं। मैं आपको हाँ अभी ट्रेंड लाइन बताता हूँ। कोई भी एक प्राइस है, चार्ट्स पे ही बताता हूँ आपको। सारी ड्राइंग्स डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखाता है, मैं बाकी इंडिकेटर यहाँ से हटा देता हूँ ताकि स्क्रीन थोड़ी साफ दिखाई दे। यहाँ पे हम ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से आप जो ड्राइंग टूल है यहाँ से आप ट्रेंड लाइन उठाइए। ट्रेंड लाइन उठाने के बाद मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक ये लाइन इस तरह से ऐसे खींचता हूँ। ये देखिए, एक मोटा मोटी इस ट्रेंड लाइन से हमको ये दिख रहा है कि चार्ट जो है वो कुछ इस तरह का पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है। ये गया, वापस यहाँ आया, ये आया, फिर यहाँ आने के बाद वो यहाँ पे कभी छुआ ही नहीं, वो डायरेक्ट ओपन ही यहाँ होता है। अब ओपन क्या होता है, जब हम इस प्राइस को यहाँ हम मिलाकर ये ट्रेंड लाइन बना चुके थे, तो जब अगले दिन ये गैप डाउन होकर के यहाँ आया तो इसने इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर के वापस नीचे आ गया। और एक इंटरेस्टिंग थिंग, इसी चार्ट पर अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं HDFC जो है वो इसी ट्रेंड लाइन के पास दोबारा से रेजिस्टेंस लेने जा सकता है कल ये, और ये वापस इस ट्रेंड लाइन के पास पास जब भी आएगा, एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के फिर नीचे आए। मेरे अनुसार जो है वो, जैसे चूंकि ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो ये अराउंड, ये प्राइस जो है 1524 1526 1520 से लेकर के 1530 की जो रेंज है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड इसको कर सकती है। ट्रेंड लाइन भी हमें सपोर्ट कर रही है। मूविंग एवरेज में ऑन करता हूँ, मूविंग एवरेज हमारा क्या कहता है, मूविंग एवरेज तो अभी सब नीचे ही दिखा रहे हैं, मूविंग एवरेज अभी कुछ नहीं दिखा रहा। हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ये इस पॉइंट पे क्लियर कर दो, साइड ड्राइंग्स क्लियर करता हूँ, दोबारा से इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। ये इस प्राइस पे ये ऐसे ही सेम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और बनाता हूँ मैं। ये हम देख सकते हैं कि ये देखिए, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर जैसे मैंने मार्क करा, तो बार बार ये इसी रेंज के एक चैनल के बीच में फंस गया। और अभी हमने एक ट्रेंड लाइन बना के देखा ही था कि इस तरह से ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है, अब पॉसिबली ये थोड़े दिन और यहाँ कंसोलिडेट होगा, और जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर ही नीचे आए, और मे बी शायद ये इस बार इसको ब्रेकआउट भी कर सकता है। लेकिन हमें 1527 1540 तक का वेट करेंगे, क्योंकि ये एक प्राइस, क्योंकि यहाँ भी प्राइस आकर के रिवर्स हुआ है, जब तक ये 1540 या 45 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे अभी। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेंड लाइन में प्राइस दो हॉरिजॉन्टल यानी दो ट्रेंड लाइंस के बीच में एक चैनल में भी फंस सकता है, इसको हम चैनल बोलते हैं। प्राइस एक इस तरह से चैनल भी बना सकता है कि प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहा है, हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है, वो एक चैनल में जा रहा है इसमें, या फिर इस तरह से डाउन ट्रेंड का एक चैनल है। तो ये हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बताता है कि किस तरह का ट्रेंड है, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। अब सबसे बड़ी बात जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के मन में, जो न्यूली बिगनर्स हैं इसमें,
उसके मन में होता है कि हम टाइम फ्रेम कौन सा चूज करें। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही आती है कि यार हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम चूज करें, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 1 मिनट का। तो मैं बताना चाहता हूँ जो जितने न्यू बिगनर्स हैं, आप लोग आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करिए, क्योंकि हमें पोजिशनल अभी जाना है। अगर हमारा पोजिशनल व्यू एकदम सही बनता है तो हम इंटरडे में भी आ सकते हैं। इंटरडे बात की चीज़ है, पहले आप पोजिशनल लिखने की सोचिए कि आपने कोई अच्छा देख करके मूविंग एवरेज के पास था, सही था, आरएसआई सही था, बॉलिंगर बैंड में भी वो सपोर्ट के आसपास है, तो हमने वो बाय करा उसको, कुछ दिन पोजीशन के लिए लेके गए। अगर वो हमारे सपोर्ट जोन से भी नीचे जाता है तो हम उसको एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आपने पोजीशन ले ली, वो अगर नीचे जा रहा है तो यार वो कभी ना कभी तो उठेगा। पैसा होल्ड हो जाता है इसमें। आप अगर आप लॉस लॉस को लेना नहीं सीखेंगे तो प्रॉफिट कभी ज्यादा ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए लॉस छोटा ही लेना सीखो। प्रॉफिट में अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसको जाने दो, ऊपर जाने दो, सिर्फ जितना ऊपर जा रहा है। तो ट्रेंड लाइंस मैंने आपको बता दिया। अब सबसे अब इसमें यह है कि कई तरह की कैंडल्स होती हैं। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता ही दिया। आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम है पोजिशन के लिए, वीकली, मंथली, इन सब पे मत जाना। डेली भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ठीक है पोजिशनल में। बाकी 2 आवरली, 1 आवरली, ये चार्ट आपके लिए सही है। 1 आवरली, 2 आवरली, 2 आवरली देखिए पोजिशनल व्यू बनाने के लिए। उसमें आपके मूविंग एवरेजेस कहाँ बन रहे हैं, उसके सपोर्ट के आसपास वेट करिए। बिल्कुल पेशेंस रखना है, सपोर्ट के पास आएगा तभी लेंगे, वरना नहीं लेंगे। कैंडल्स भी इसमें कई तरह के हैं। जैसे 1 मिनट टाइम दीजिए। ये एक बुलिश कैंडल है, सबको पता है बुलिश कैंडल है, स्ट्रांगली बुलिश कैंडल है, स्ट्रांगली। ये अब मैं कैंडल्स के नेम पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ना है तो वो तो आप पहले भी बोर हो चुके थे। अब मैं थ्योरेटिकल पढ़ा के बोर तो करना नहीं चाहूंगा। ये एक कैंडल है डोजी, ये भी एक बुलिश कैंडल है। ये बहुत स्ट्रांग कैंडल कहलाती है। ये भी अपने आप में, ये जो है वो इनडायरेक्शनल है। अगर इस तरह कैंडल बनती है तो प्राइस इनडायरेक्शनल है, नेक्स्ट कैंडल बनने तक का वेट करिए। एक कैंडल की नॉर्मल नॉमनक्लेचर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस नॉर्मल ये कैंडल है। मैं एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ। देन ये इसका लो है, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, और ये इसका हाई है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का लो और ओपन सेम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वो कुछ कैंडल इस तरह की बनेगी। ये यही इसका ओपन है, यही इसका लो है, ये इसका, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये इसका क्लोज हो गया और ये इसका हाई हो गया। इसी तरह से अब रेड कैंडल को मुझे बता अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल उसका भी आप फिर भी बता ही देते हैं। अगर ये इस तरह की कैंडल है, बनी है रेड, तो ये उसका ओपन हुआ, ये उसका क्लोज हुआ, ये उसका लो हुआ, और ये उसका हाई हुआ। अब हर एक कैंडल जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर जो भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनकी साइकोलॉजी को दिखाता है। जैसे कि कोई अगर रेड कैंडल ही बनी है बिल्कुल बेरिश, तो ये तो नॉर्मल बेरिश कैंडल ही है कि सेलर्स हावी हैं,
बहुत ज्यादा मार्केट में फियर है, अगला प्राइस, अगली कैंडल जो है वो भी रेड ही बनने वाली है, ये श्योर है। कैंडल अगर इस तरह से बनी है, रेड कैंडल है, ये हैमर कहलाता है। अगर इस तरह से कैंडल बनी है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस पहले यहां तक गया था, ऊपर तक, और सेलर्स जो है फिर इस पॉइंट से सेलर्स वापस इस प्राइस को नीचे तक खींच के लाए हैं और नीचे यहां क्लोज दिया है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, यानी अगली कैंडल इसकी नीचे खुलेगी खुलेगी, रेड ही खुलेगी। इसी तरह से कोई अगर कैंडल ग्रीन है तो वो तो बुलिश है ही, लेकिन अगर कोई कैंडल इस तरह से खुली है, बनी है, इसका मतलब कि जो प्राइस नीचे तक आया था और बायर्स जो है इस पॉइंट से वापस उसको यहां लेके गया और ग्रीन जोन में उसको क्लोज कराया है। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो उस पर हर कैंडल का उसके अंदर जो सेंटीमेंट छुपा हुआ है वो भी हमको रीड करना बहुत जरूरी है। कि एक एक कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बना, सॉरी, एक रेड कैंडल बना, अगली कैंडल जो है वो रेड बनी, उसके बाद अगली रेड कैंडल तो बनी लेकिन वो कुछ इस तरह से बनी, ये। तो यहाँ पे सतर्क होने की जरूरत है कि एक रेड कैंडल बनने के बाद अगर इस तरह की रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब कि अगली कैंडल मे बी ग्रीन बन सकती है, कुछ इस तरह से बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स उसको ऊपर लेके आए हैं। तो ये भले ही रेड कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनी, लेकिन उसका सेंटीमेंट था कि यहाँ से प्राइस उसको खींच करके लोग ऊपर तक लेके गए हैं, इसका मतलब बायर्स यहाँ पे हावी हो रहे हैं। सेम इसी तरह से कोई अगर कैंडल बुलिश बनी थी, नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस तरह से बनी है, इसका मतलब कि बुलिश कैंडल बनने के बाद जब प्राइस ऊपर वापस जा रहा था, सॉरी, अगले बुलिश कैंडल बनी है तो अगली कैंडल इस तरह से ऐसे बनेगी कि प्राइस ऊपर तक गया, प्राइस ऊपर तक गया, लेकिन वहां से सेलर्स हावी होके उसे यहां तक लिया है। भले ही कैंडल ग्रीन क्लोज हुई, लेकिन वो एक बेरिशनेस को दिखा रही है कि ये एक अच्छा खासा, ये जो पॉइंट था वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। ऐसे ही इसी तरह से यहाँ पर अगर ये लाल कैंडल आई थी, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो इस तरह से आप कैंडल के बेस पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, आप उस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आई थिंक कि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है। नॉर्मल आज के लिए हमने प्राइस एक्शन देखा, कैंडल स्टिक्स, चार्ट, उस पे कई तरह के इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, मोमेंटम इंडिकेटर, प्राइस इंडिकेटर, कैंडल को देखना, उसको जज करना, उसके पीछे का सेंटीमेंट को समझना। चार्ट पे हमने देखा कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई होता है और वो कहाँ तक जा सकता है, क्या उसका मोमेंटम रहता है, किस टाइम फ्रेम पर हमें अपना इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जो भी हम कर रहे हैं वो करना चाहिए, वो आज हमने देखा। अगर इसको आप लाइक करिए और मुझे अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट, आप लाइक करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अपना 100% दे करके मैं और अच्छे वीडियोस लाऊंगा और अच्छा ट्रिक्स, कुछ टिप्स हैं, प्रोफेशनल एक एक्सपर्ट टिप्स हैं, वो मैं आपको अगली वीडियोस में, और जब इसको थोड़ा और आगे लेकर के जाऊंगा, जब हम अपना फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी चालू करेंगे, तो उसमें और आपको बताऊंगा कि कैसे और इफेक्टिवली आप एक अच्छा जजमेंट ले सकते हैं, क्या एक एक्सपर्ट एडवाइसेस रहती हैं। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।